नमस्कार। दमास एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लासिफिकेशन पार्ट 2 के अंतर्गत निम्न टॉपिक जिसमें टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और टू किंगडम क्लासिफिकेशन अर्थात क्लासिफिकेशन के प्रकार के बारे में, नॉमेनक्लेचर यानी नाम पद्धति कैसे दी गई है उसके बारे में और द्विजगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में बायोडायवर्सिटी और हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मापन की अलग अलग पद्धतियां हो सकती हैं। जैसे अगर किसी लंबाई को मापना हो तो हम उसे मीटर से भी माप सकते हैं और फुट से भी माप सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवों के वर्गीकरण की भी कई पद्धतियां वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर विकसित की गई। जैसे इन जीवों को हम उनके आवास के आधार पर भी माप सकते हैं या उनकी पहचान कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। उसी प्रकार उनके रहन सहन के आधार पे, उनके भोजन के आधार पे और उनके लैंगिक गुणों के आधार पे भी उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। इस आधार पर वर्गीकरण की कई पद्धतियां विकसित की गई हैं, जिनमें प्रमुख निम्न हैं। तो यहाँ वर्गीकरण की मुख्यतः 4 पद्धतियां विकसित की गई हैं, जिनमें पहली है व्यवहारिक या प्रैक्टिकल, दूसरी है कृत्रिम या आर्टिफिशियल, तीसरी है प्राकृतिक या नेचुरल और चौथी है जाति वृत्तीय या आधुनिक। इसी को इंग्लिश में फिलोजेनेटिक या मॉडर्न पद्धति कहते हैं। आगे हम इन्हीं के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण है या पहला वर्गीकरण की पद्धति है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन या व्यवहारिक वर्गीकरण, और इसमें पौधों को या जंतुओं को उनके आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण की एक प्राचीन पद्धति है और इसी कारण इसे प्राथमिक वर्गीकरण पद्धति भी माना जाता है। जैसे तेल प्रदान करने वाले नारियल हो गए, मूंगफली हो गए, सोयाबीन हो गया या तो सूरजमुखी हो गया, इस तरह की चीज़ें तेल प्रदान करने वाले ग्रुप में। दूसरा है रेशे प्रदान करने वाले, जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, पटसन हो गया। उसी प्रकार औषधि प्रदान करने वाले जैसे सिनकोना, यूकेलिप्टस, तुलसी और भी कई मेडिसिनल प्लांट होते हैं जो इस ग्रुप में आ सकते हैं। वैसे ही एक और प्लांट हम ले सकते हैं ग्रुप, जैसे कि अनाज, तो जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, इसका एक अलग ग्रुप हो गया। अर्थात जो प्रैक्टिकली हम अनुभव करते हैं या जिनसे हम कुछ प्राप्त करते हैं, उस पद्धति को ही व्यवहारिक पद्धति या प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। और इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में मुख्यतः उपयोगिता को ही ध्यान में रखा जाता है, बाकी अभी अन्य गुणों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। चलते हैं अगली पद्धति की ओर, और इसका नाम है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या कृत्रिम पद्धति। और इस पद्धति के अनुसार जीवन को या जीवों को उनके आवास या हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं, उनके विशिष्ट लक्षण या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो या उनकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे थियोफ्रेस्ट, अब यहाँ ध्यान रखना है, थियोफ्रेस्ट ये वही थियोफ्रेट्स हैं जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, के द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण भी इसी प्रकार का कहलाता है। थियोफ्रेस्टस ने प्लांट को 4 वर्गों में बांटा था। उनके नाम हैं शाक या हर्ब, झाड़ी यानी श्रब, और उपझाड़ी यानी सब श्रब, और ट्री या वृक्ष। तो ये इस प्रकार का वर्गीकरण क्या था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसी क्रम में कैरोलस लिनियस, जो वर्गीकी के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने भी जनन अंगों का उपयोग किया या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के, उनका उपयोग किया, और इसी कारण यह पद्धति लैंगिक पद्धति या सेक्सुअल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के अगले टाइप की, यानी कि नेचुरल क्लासिफिकेशन या प्राकृतिक वर्गीकरण। और इसकी शुरुआत 19वीं सदी में विकसित पद्धति के रूप में हुई, और यह पद्धति जीवों के बाहरी लक्षण या मार्फोलॉजी पर, कि बाहर जीव कैसा दिखता है, वो छोटा है, बड़ा है, लंबा है, बौना है, इस सभी गुणों का ध्यान में रख करके प्राकृतिक क्लासिफिकेशन को विकसित किया गया है। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि जीव जहाँ रह रहा है या उसका आवास या हैबिटेट जहाँ पे है, उसमें क्या समानताएं हैं। क्या दोनों जीव पानी में रह रहे हैं या जल में रह रहे हैं, और इसके अलावा वो हवा में रह रहे हैं। तो इस समानता और असमानता का भी इस पद्धति में ध्यान दिया गया है। प्राकृतिक क्लासिफिकेशन में पुष्प के बाह्य लक्षणों या मार्फोलॉजी पर भी ध्यान दिया जाता है, और उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है कि पुष्प बड़ा है, छोटा है, उसका रंग कैसा है, इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। जबकि इस बात को हमें समझना होगा कि आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन होता है वहाँ पे भी पुष्प के लक्षणों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे पुष्प के लैंगिक लक्षणों पर आधारित है, और जबकि नेचुरल क्लासिफिकेशन
पुष्प के बाह्य लक्षणों पर आधारित है। तो ये दोनों के बीच एक मेन डिफरेंस है। अब यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि बेंथम और हुकर ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सर्वाधिक कार्य या वर्क किया है नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में, और उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जेनेरा प्लांटेरम। इसका भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि इस बुक के बारे में कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो प्राकृतिक वर्गीकरण होता है ये सबसे सरल वर्गीकरण होता है, और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जात वृत्ति या आधुनिक वर्गीकरण की, फिलोजेनेटिक या मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो ये चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर यह वर्गीकरण की प्रणाली विकसित की गई है। अब इसमें सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जात वृत्तीयता ये क्या होता है या फिलोजेनेटिज्म क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम अर्थात मनुष्य इस पृथ्वी के सर्वाधिक विकसित प्राणी माने जाते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि क्या हम शुरू से ही इतने विकसित थे या आदिकाल से ही इतने विकसित थे। तो इसका आंसर है नहीं, हम अचानक से इतने विकसित नहीं हुए हैं, हम धीरे धीरे इतना विकसित हुए हैं। यानी एक क्रमिक रूप से एक विकास रहा है जो पूर्वजों से धीरे धीरे होते 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 आज हम इतना विकसित हो चुके हैं। ऐसे ही विकास का क्रम हर जीवों में होता है या उनका एक इतिहास होता है। तो किसी वर्ग विशेष के जीवों के विकास के जो इतिहास होता है उसे ही जात वृत्तीयता कहते हैं। और इस पद्धति में जीवों में होने वाले क्रमिक विकास या उनका जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है उसी को ध्यान में रखा जाता है, और उनकी उत्पत्ति से लेकर के आज तक के क्रमिक विकास का ही अध्ययन इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में किया जाता है या उसका ध्यान रखा जाता है। अर्थात इस प्रकार के वर्गीकरण में जीवों की समानता असमानता, उनके बाह्य गुण या उनके आवास को ध्यान में ना रखते हुए उनकी उत्पत्ति से लेकर आज तक के क्रमिक विकास को ध्यान में रखा जाता है। और इस दिशा में मुख्य कार्य जो वैज्ञानिकों ने किया है उनमें प्रमुख है A.W. आइकलर और O. टिप्पो। यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में जाना। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। तो यहाँ एक शब्द है टैक्सोनॉमी, हिंदी में इसको वर्गीकी कहते हैं। तो वर्गीकी क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, जीवों के वर्गीकरण की पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, और जीवों का वर्गीकरण कैसे करना है इस बात का अध्ययन किया जाता है। तो पहली बार जीवों का एक व्यवस्थित या सुव्यवस्थित या सिस्टमैटिक वर्गीकरण कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया, और इसी कारण इन्हें वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और इनकी एक पुस्तक है जो अति इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने वर्गीकी के बारे में बताया है या डिस्क्राइब किया है, और इसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। अब बात करते हैं वर्गीकी में मुख्यतः निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, या तो वर्गीकी में जीवों का निम्न पॉइंट्स के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला पॉइंट है पहचान या आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नामकरण या नॉमेनक्लेचर, और तीसरा है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि जीवों की लगभग 17 से 18 लाख प्रजातियां अभी तक खोजी जा चुकी हैं, और कम से कम 5 से 6 हजार प्रजातियां हैं जो पर डे खोजी जाती हैं। अतः हमें नए मिलने वाले जीवों को पहचान कर, उनको नाम दे करके, उनका वर्गीकरण करके उन्हें उचित स्थान पे रखना होता है, और इन सभी बातों का अध्ययन ही जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। देखिए, जब कोई नया जीव मिलता है तो सबसे पहले उसकी पहचान करना जरूरी होता है कि वो कहीं पहले से खोजा हुआ जीव तो नहीं है या नया जीव है। इस बारे में पहले जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। फिर अगर ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि नहीं, ये नया ही जीव प्राप्त हुआ है या हमें मिला है, तो इस जीव का सबसे पहले नामकरण किया जाता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दिया गया नाम पहले से उपस्थित जीवों के नाम में से नहीं होना चाहिए, अर्थात हर बार एक नया नाम ही नए जीव को दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात पहले से खोजे गए जीवों में जिससे सर्वाधिक समानता मिलती है वहीं इस नए जीव को रख दिया जाता है, अर्थात जीव का वर्गीकरण कर दिया जाता है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि अगर
एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं कि अगर हम मान लीजिए एक कमरे में सभी विषय से संबंधित पुस्तकें रख दें और फिर वहाँ से आपको किसी एक सब्जेक्ट की बुक लाने को कहा जाए, तो आप वहाँ से बुक ढूंढकर परेशान हो जाएंगे या आपको बुक ढूंढने में काफ़ी समय लग जाएगा। जबकि आप लाइब्रेरी की तरह अगर एक सॉर्टिंग मेथड करते हुए अगर सिस्टमेटिक रूप से आपने बुक को रखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि फला बुक फला सेक्शन में रखी हुई है। तो इसी प्रकार जीवों को अगर हम कोई नाम नहीं देंगे, उनकी पहचान नहीं करेंगे, उनका वर्गीकरण नहीं करेंगे, तो हम उनका सही ढंग से अध्ययन नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार उनके गुणों और लक्षणों को जानना असंभव सा हो जाएगा। इसी कारण जीवों का वर्गीकरण अत्यावश्यक होता है। चलिए बात करते हैं दो जगत वर्गीकरण की या टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस हैं, तो इन्होंने संपूर्ण जीवों को दो जगत में वर्गीकृत किया, जिसका नाम है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। हिंदी में इसे वनस्पति या पादप जगत और एनिमल या जंतु जगत कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ध्यान होगा तो अरस्तु ने भी इसी प्रकार जीवों को दो भागों में बांटा था, प्लांट जगत और एनिमल जगत। लेकिन यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि कैरोलस लिनियस ने इसे व्यवस्थित रूप से डिस्क्राइब किया था, जबकि अरस्तु ने इसे प्रारंभिक रूप से बांटा था। आगे के क्रम में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो सिस्टमैटिक्स शब्द कार्ल लिनियस ने दिया था। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कार्ल लिनियस को ही कैरोलस लिनियस भी कहा जाता है। जबकि अगला पॉइंट है टैक्सोनॉमी शब्द या वर्गीकी शब्द APD कैंडोले द्वारा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है वर्गीकरण का व्यवहारिक महत्व, अज्ञात सजीवों की पहचान करना। जैसा कि हम जानते हैं कि टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो सजीव अभी तक खोजे नहीं जा चुके हैं उन्हीं की खोज करना होता है। अगला पॉइंट है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसके अंतर्गत हम पौधों पेड़ पौधों की जो नई प्रजातियां प्राप्त होती हैं उनका नाम देते हैं या उनका नामकरण करते हैं। इसकी एक पद्धति है ICBN और इसको 1961 में विकसित किया गया। अगला पॉइंट है ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और इसे 1964 में विकसित किया गया और यह जंतुओं की नई प्रजातियों को नाम देने वाली पद्धति है, जिसका विकास 1964 या 1964 में किया गया। आगे के क्रम में हम देखते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति। इसे 1753 या 1753 में दिया गया और सबसे पहली बार कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की इस पद्धति को विकसित किया, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। अब इसे द्विनाम या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों कहते हैं? तो इसमें क्या होता है कि किसी भी जीव के नाम के दो भाग होते हैं, जिसमें पहले वाले भाग को वंश या जीनस और दूसरे वाले भाग को स्पीसीज या जाति कहते हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि इस प्रकार के द्विनाम पद्धति या एक यूनिवर्सल नाम पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम जानते हैं कि हमारे देश सहित पूरे विश्व में अलग अलग भाषाएं या विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें जीवों के अलग अलग नाम होते हैं जो स्थानीय लेवल के नाम रखे जाते हैं। जैसा कि एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे गाय को हिंदी में गाय कहते हैं, इंग्लिश में काऊ कहते हैं, मराठी में कुछ और कहते होंगे, स्पेनिश में कुछ और कहते होंगे और चाइनीज में कुछ और कहते होंगे। तो उसी प्रकार यदि कोई चाइनीज व्यक्ति जिसे हिंदी का ज्ञान नहीं है और उसे हम गाय के बारे में बताएं तो वो नहीं समझ पाएगा कि हम किस जीव या किस जंतु के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्हीं दुविधाओं या इन्हीं परेशानियों के अंत के लिए लिनियस द्वारा एक पद्धति का विकास किया गया, जिसमें किसी भी जंतु या जीव के नाम के दो भाग होते हैं। इसी कारण इसे द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और इसके तहत अब गाय का नाम वैश्विक लेवल पे या यूनिवर्सल लेवल पे बॉस इंडिकस होता है, जिससे अब किसी भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति यह जान सकता है कि बॉस इंडिकस का अर्थ होता है गाय। इसी पद्धति में मनुष्य का नाम होगा होमो सैपियंस। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि होमो पहला पार्ट है जो होता है जीनस या वंश, और जबकि सेपियंस इसका दूसरा पार्ट है जो इसकी जाति या स्पीसीज के बारे में जानकारी देता है। अब यहाँ पर हम एक लिस्ट देख रहे हैं जिसमें नाम और उसके साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। तो मनुष्य का नाम होता है होमो सैपियंस। यहाँ पे होमो वंश है, सेपियंस उसकी जाति है। फ्रॉग का नाम होता है राना टिग्रीना,
कैट फेलिस डोमेस्टिका, डॉग कैनिस फैमिलियरिस, काउ बॉस इंडिकस, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, वीट का ट्रिटिका मेस्टाइवम, राइस का या चावल का होता है ओराइजा सेटाइवा, चना का साइसर एरिटिनम, सरसों का होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, मटर का पाइसम सेटाइवम, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम। तो इनमें से इनको आप अच्छे से रट लीजिए क्योंकि ये हाईली इंपॉर्टेंट है और कुछ नाम हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में या आगे की सीरीज में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 जगत वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।